राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार का बिलराना कैरियर मेकर में। चलिए साथियों, आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके जिस आर्टिकल की यहाँ पर चर्चा होगी वह होगा आपका इससे अगला आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका दोषसिद्धि से संबंधित, यानी कि दोषसिद्धि यानी कि जो अपराध होते हैं अपराधियों से संबंधित यह आर्टिकल आपका रखा गया है। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं इस अनुच्छेद के बारे में। चलिए, तो आर्टिकल 20 आपका संरक्षण देता है दोषसिद्धि से संबंधित। दोषसिद्धि के बारे में आपको दो शब्द जानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है या आवश्यक आपके लिए है। एक तो होता है अपराध, यानी कि जो अपराध करता है उसको कहा जाता है अपराधी, लेकिन वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया जाता है उसको कहा जाता है अभियोजित। अभियोजित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिस पे अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, और यदि अभियोजित को सजा मिल जाती है तो वह अपराधी बन जाता है। चलिए, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आज का आपका रहने वाला है अनुच्छेद 20। ये होगा आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 आपका कहता है, एक मिनट साउंड ऑन करते हैं। चलिए, अब ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्ध से संरक्षण। तो ये जो टर्म है इसमें यूज की गई है दोषसिद्ध, इसके बारे में आप जान सकते हैं। दोषसिद्ध यानी कि वह व्यक्ति जो अपराध, वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप लगता है या मुकदमा चलता है उसको कहा जाता है अभियोजित। और अपराध करने वाला अभियोजित ही क्या होता है? जब इसको सजा मिल जाती है, सजा या अपराध सिद्ध होने पर अपराधी कहते हैं। तो आर्टिकल जो 20 है दोषसिद्ध से संरक्षण देता है, लेकिन किस प्रकार का संरक्षण देता है उससे पहले आपको समझना होगा इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं। आर्टिकल 20 की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? पहली विशेषता तो इसकी यही होती है कि ये अपराधी न्यायालय में दायर किया जाता है, यानी कि अपराधी न्यायालय के विरुद्ध होता है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा किस प्रकार के व्यक्तियों को ये प्राप्त है। तो यह नागरिक व अनागरिक दोनों को प्राप्त है। दूसरी विशेषता, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। और एक और इसकी विशेषता निकलती है, यानी कि अपराध करने की तिथि के अनुसार
अपराध करने की तिथि के अनुसार अपराधी को सजा मिलेगी। तो ये तीनों पॉइंट के बारे में एक बार समझ लेते हैं, इनको नोट कर लीजिए जिसको करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया आपका नागरिक व अनागरिक, यानी कि वे व्यक्ति जो हमारे देश के नागरिक है उनको भी ये प्राप्त है, दूसरा हमारे देश में आने वाले विदेशी व्यक्तियों को भी ये प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में, तो ये होता क्या है, इन पर युक्ति एवं निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे इससे पहले हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, जो आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रताएं देता है तो उन पर निर्बंधन भी लगाता है। लेकिन ये आर्टिकल ऐसा आर्टिकल हो जाएगा, इसकी विशेषता ये हो जाएगी कि किसी भी परिस्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जाएगा, यानी कि ये सदैव बना रहेगा। और अपराध की यानी कि इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है जब व्यक्ति जिस तिथि के अनुसार अपराध करता है। इस प्रकार आप इसको समझिए कि मानने की बात है, किसी व्यक्ति ने आज 20 तारीख के दिन अपराध करता है और 20 तारीख को लेकर आने वाले 1 साल के बाद उसे सजा दी जाती है, यानी कि सजा दी जाती है 1 साल के बाद, लेकिन वो 1 साल का पीरियड भी उसकी सजा में ऐड हो जाएगा, यानी कि उसकी सजा की गिनती उस दिन से शुरू होगी जिस तिथि को उसने अपराध किया था। ये आपका तीसरा पॉइंट कहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आर्टिकल 20 क्या होता है, 3 प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं, यानी कि 3 इसके सब क्लोज बनाए गए हैं, उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 20 का जो पहला क्लोज आता है, तो ये होता है आपका आर्टिकल 21। एक बुद्धि करा था यहाँ तक, 1 मिनट। चलिए आर्टिकल 20 का पहला क्लोज क्या कहता है, ये कहता है किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा या दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि, इसमें लिखे क्या पॉइंट, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रभावी विधि का अतिक्रमण न किया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका कहता है आर्टिकल 21 का 6 पॉइंट, ये क्या कहता है, ये कहता है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा, उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो अपराध किए जाने के समय निर्धारित था। तीसरा पॉइंट इसी का कहता है विधायी का भूतलक्षी प्रभाव से
सजा को घटा सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 का जो पहला पॉइंट है, आर्टिकल 20 का पहला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय, यानी कि वह कार्य जो अपराध के रूप में आरोपित है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध के रूप में आरोपित है या उस पर आरोप लगाया गया है, उसको अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वर्तमान में क्या मतलब है? जिस समय अपराध किया, तो अपराध करने के समय कोई कानून का वहां पर उल्लंघन नहीं होता। इस प्रकार आपको समझिए, जिस प्रकार आप जानते हैं आर्टिकल 302 में मानववध को अपराध ठहराया गया है, अपराधी माना जाता है, उसके तहत सजा का प्रावधान भी है। और यदि आर्टिकल 302 में मानववध को क्या होता है, आपराधिक नहीं माना जाता, या आर्टिकल 302 हमारे आईपीसी में नहीं होता, तो व्यक्ति की हत्या या आपराधिक मानववध अपराध नहीं माना जाएगा उस समय। यानी कि अपराध करते समय उसके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए जो उसको अपराध के रूप में परिभाषित करता हो। तो पहला पॉइंट तो आपका यही कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है अपराध किए जाने के समय दंड का भागी उससे अधिक, यानी कि जितना भी, इस प्रकार समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपके किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया तो उस समय जितने उसके लिए सजा का प्रावधान था उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। यानी कि आज के समय में अगर चोरी की सजा 5 साल है तो वो हो सकता है आने वाले समय में संसद इसकी सजा को बढ़ा दे, यानी कि 5 साल के करके 7 साल कर दे। लेकिन जो व्यक्ति अपराध जिस तिथि के अनुसार करता है उसको सजा उसी तिथि के अनुसार मिलेगी, यानी कि भविष्य में सजा बढ़ने पर उसकी सजा नहीं बढ़ेगी जो उसको मिल चुकी है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? संसद क्या होती है? विधायिका, यानी कि संसद हमारी जो भी है संसद, तो वो क्या करेगी? भूतलक्षी प्रभाव से सजा को बढ़ा नहीं सकेगी। यानी कि अगर आज कोई संसद कानून बना देती है कि चोरी की सजा मृत्यु दंड है, तो वो सजा पीछे के कानूनों पर या पीछे के समय पर लागू नहीं होगा, यानी कि वर्तमान में लागू होगा। लेकिन यहाँ पर संसद को एक शक्ति दी जाती है, अगर संसद चाहे, जैसे कि चोरी की सजा 5 साल है और उसको घटा कर वो कर देती है 3 साल, तो पीछे जितनी भी सजा मिल चुकी है उनका भी वहां पर उनको लाभ मिलेगा। यानी कि सजा को घटाने का ही प्रावधान है, भूतलक्षी प्रभाव से, बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। बढ़ी हुई सजा वर्तमान में दी जाएगी, पीछे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो आर्टिकल कै ख ग, यानी कि 20(1) का कै ख ग, तीनों में यही प्रावधान किया गया है। लेकिन ये किस, और अगर बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इन तीनों की व्याख्या कौन करता है? इस प्रकार देखिए, ये तीनों पॉइंट की अगर व्याख्या की हम बात करें तो ये करता है आपका सुप्रीम कोर्ट के 2 केस। कौन कौन से केस आ जाएंगे? एक केस आ जाएगा आपका, एक मिनट यहां से हटा दीजिए, नोट डाल के लिखना। 2 केस, एक तो केस आपका हो जाएगा रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य, और दूसरा केस है आपका केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये दोनों केस क्या करते हैं? ये व्याख्या करते हैं किस की? आर्टिकल 21 के कै ख और ग, इन तीनों की व्याख्या इन केस में की गई है, ये भी पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट। तो आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट क्या होता है? ये हो जाएगा आपका दोहरे परिसंचरण का सिद्धांत। इसको कहा जाता है दोहरे परिसंचरण, दोहरे परिसंकट का सिद्धांत। अब ठीक है, ये क्या होता है? ये दोहरे दंड से बचाता है, यानी कि दोहरे दंड से बचाता है अपराधी को
दोहरे दंड से बचाता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है आपका किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट कहता है दोहरे परिसंकट का सिद्धांत। दोहरे परिसंकट का सिद्धांत क्या होता है? दोहरे परिसंकट का सिद्धांत आपका होता है यानी कि जो अपराधी होता है उसको एक अपराध के लिए एक ही बार जीवन में सजा दी जाएगी, यानी कि एक से अधिक बार उसको अभियोजित यानी कि दूसरी बार एक ही अपराध के लिए उस पर मुकदमा भी नहीं चलेगा और उसे दंडित भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, हो सकता है कोई व्यक्ति एक बार चोरी कर ले, उसके लिए उसको सजा मिल गई, लेकिन छूटने के बाद वो दोबारा चोरी कर ले, उस स्थिति में उस पर केस चलेगा। लेकिन ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है अगर कोई व्यक्ति के द्वारा चोरी का अपराध किया गया, उसके लिए एक बार सजा काट चुकी है, तो उसी अपराध के लिए जो उसने पूर्व चोरी की थी उसके लिए उसे दूसरी बार आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ये कहना चाहता है आपका आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट। और आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इस सिद्धांत का नाम आपका आता है आत्म अभिशंसा का सिद्धांत। और ये क्या कहता है? ये कहता है आपका किसी अपराधी को अपने ही विरुद्ध, किसी अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो तीनों पॉइंट थे इसमें, तीनों पॉइंट जहां पर हमने डिस्कस कर लिया, इसको नोट कर सकते हैं आप, दिखाना है। हाँ चलिए एक बार मोटा मोटा रिवीजन देख लेते हैं। तो आर्टिकल सेकंड की थर्ड की बात कर रहे थे हम। थर्ड में क्या दिया गया? आत्म अभिशंसा का सिद्धांत। आत्म अभिशंसा का सिद्धांत क्या होता है? ये होता है यानी कि व्यक्ति की गवाही अपने ही विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जुर्म को कबूल कर लेता है, यानी कि कोई अपराध हो जाता है और वो उसका कबूल कर लेता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको करना होगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी या उसकी महत्वाकांक्षा कह लीजिए या उसकी गवाही हो जाएगी, उस समय वैलिड मानी जाती है जब वो कोर्ट में लेता है। लेकिन पुलिस के सामने यानी कि जब वो क्या होता है, न्यायिक अभिक्रिया में होता है और पुलिस के सामने बयान दे देता है, आपको न्यायिक हिरासत में जब व्यक्ति को भेजा जाता है, तो उस समय उसको विवश नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही विरुद्ध गवाही दे, यानी कि स्वयं विवेक से कोर्ट में वो अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है, यानी कि आपके द्वारा क्या होता है, वो जुर्माना माफ करना, सजा कबूल कर सकता है या अपराध के लिए हामी भर सकता है। लेकिन कोर्ट में, जेल में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता, ना ही उसको ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा। होता क्या है, पुलिस जोर जबरदस्ती के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर करती है या उसको जुर्म या अपराध करने के लिए उसको हामी भरने के लिए विवश करते हैं, तो उसका निषेध किया गया आर्टिकल 20 के थर्ड पॉइंट में। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने एक विरुद्ध गवाह नहीं माना जाएगा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है अगर कोई व्यक्ति अपराध को करता है और उसके लिए एक बार वो सजा काट चुका है, तो उसको क्या होगा, दोबारा से उस अपराध के लिए जो कि पूर्व में उसने किया था, उसके लिए उसको दोबारा से सजा नहीं दी जाएगी, न ही उसके लिए अभियोजित बनाया जाएगा, यानी कि मुकदमा भी उस अपराध के लिए नहीं चलेगा। अगर भविष्य में वो अपराध को दोहराता है तो उसके लिए मुकदमा चल सकता है, लेकिन पूर्व में जो अपराध उसने किया है उसके लिए मुकदमा नहीं चलेगा यदि उसने सजा अपनी पूर्ण कर दी है। तो आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट कहता है। आर्टिकल 21 का पहला पॉइंट कहता है यानी कि अपराध वह कृत्य माना जाएगा जो उस समय प्रभावी विधि का उल्लंघन होगा, यानी कि वह कृत्य जो वर्तमान में या उस समय प्रभावी विधियों का उल्लंघन करेगी उसको अपराध माना जाएगा। यह आर्टिकल 21 का क्या पॉइंट कहता है? कहता है कि वर्तमान में उस अपराध के लिए जितनी सजा निर्धारित है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी,
तीसरा पॉइंट कहता है आपका विधायिका बहुलक्षी प्रभाव से केवल सजा को घटा सकती है, बढ़ाने का शक्ति विधायिका के पास नहीं है। बहुलक्षी प्रभाव से वर्तमान में बढ़ा सकती है या भविष्य में बढ़ा सकती है। चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 से आपका जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? अपराधियों को। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है अपराधों के लिए दोषसिद्ध से संरक्षण। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ पर इसके मोटे मोटे हेडिंग की बात, जो यहाँ से महत्वपूर्ण निकलता है, एक तो आपको ये याद रखना होगा अभियोजित। अभियोजित यानी कि जब उसको सजा मिल जाती है तो उसको कहा जाता है अपराधी। अपराध उसको कहा जाएगा अपराधी यदि उसको सजा मिल जाती है। एक आपका आत्म अभिशंसा का सिद्धांत। आत्म अभिशंसा का सिद्धांत क्या होता है? अपने ही विरुद्ध गवाह बनना बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये कहता है। आर्टिकल 20 के सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है? ये दिया गया है दोहरे परिसंकट का सिद्धांत, यानी कि दोहरी सजा से, दोहरे दंड से बचाता है। एक व्यक्ति ने, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके द्वारा, यदि एक व्यक्ति है उसने 2 अपराध किए हैं तो क्या उसको दोहरे इसके द्वारा उसको रियायत दी जाएगी, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा? तो एक चीज और आप याद रखना, अगर कोई व्यक्ति है 2 अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है वर्तमान में, तो वो जज के विवेक पर निर्णय करेगा कि जज उसको उनके लिए अलग अलग सजा दे, यानी कि दोनों को अलग अलग केसों में सजा सुनाए, या दोनों को मर्ज करके एक ही रूप से सजा भी सुना सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा राम रहीम को जो 20 साल की सजा मिली है उसमें से 10 साल की एक के लिए, 10 साल की एक के लिए, जिसमें आपने केस स्टडी किया होगा। चलिए, आर्टिकल 20 का सेकंड भी हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं। अगर किसी को डाउट है वो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें अपना कमेंट छोड़ सकता है। लेकिन अगर किसी को जेन्युइन क्वेश्चन या किसी को कोई भी डाउट होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर सकता है। चलिए ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।